देखो बेटा, ये मान लो कोई सेल है, फिर से बता रहा हूं मैं, ये क्या है, कोई सेल है। तो इस सेल में दो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग कंसीडर करके चलते हैं। एक का नाम होता है ईएमएफ और एक का नाम होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ will always greater than terminal potential difference if the cell is drawing some current। अगर ये सेल कुछ भी करंट फ्लो करा रहा है, अगर ये सेल कुछ भी करंट फ्लो करा रहा है तो ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज में ये रिलेशन होता है। इस रिलेशन से हमें क्या पता चलता है कि ईएमएफ हमेशा ज्यादा होगा, टर्मिनल वोल्टेज हमेशा कम होगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा, मान लो इस सेल का ईएमएफ है 12 वोल्ट और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है 11 वोल्ट। मैंने ये रेजिस्टेंस को हटा दिया और मैंने इस डिब्बे पर, इसके बॉक्स पर लिख दिया कि ईएमएफ इज 12 वोल्ट। इसका ईएमएफ कितने वोल्ट है? 12 वोल्ट। ये लिख दिया मैंने और मार्केट में सेल कर दिया। अब किसी बंदे ने क्या करा, वो लोग चेक करते हैं कि इसका वोल्टेज 12 वोल्ट है भी या नहीं है। तो उसने क्या किया, डिवाइस आती है जिसको लोग बोलते हैं वोल्ट मीटर। क्या डिवाइस आती है? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर के दोनों टर्मिनल्स को यहाँ पे उसने टच करा और वोल्टेज नापने की कोशिश की, पोटेंशियल डिफरेंस नापने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही वो वोल्ट मीटर लगाएगा, इस वोल्ट मीटर का खुद का कुछ रेजिस्टेंस होगा, इसका खुद का कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो ये जो सेल है वो इसमें से करंट पास कराएगा वोल्ट मीटर में से, तभी तो वोल्ट मीटर रीडिंग देगा। और हमें पता है जैसे ही करंट पास होगी ये इक्वेशन डेवलप हो जाएगी, इक्वल्स टू V प्लस IR। ईएमएफ अलग हो जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज अलग हो जाएगा। और ये जो वोल्ट मीटर है ये क्या नापेगा? ये नापेगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्ट मीटर क्या नापता है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इंटरनल पोटेंशियल ड्रॉप को नहीं नापता ये। तो यानी इस वोल्ट मीटर की वैल्यू कितनी आएगी? 12 की 11? 12 आएगी, 11 आएगी। क्या नापेगा वोल्ट मीटर? हाँ, वोल्ट मीटर क्या नापेगा? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस नापेगा। और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 11। तो यानी कि जो कस्टमर चेक करेगा इसको, तो कस्टमर को दिखाई देगा कि इसका जो वोल्टेज है वो 11 है, जबकि सेल के ऊपर मार्क कितना है? 12। वो कंफ्यूज हो गया, यार ये क्या गड़बड़ है, लिखा हुआ है 12 वोल्ट का, निकल रहा है 11 वोल्ट। अब जैसे ही वो सर्किट हटाएगा, ये सर्किट उसने क्या कर दिया? वोल्ट मीटर हटा दिया। इक्वेशन क्या थी हमारे पास? इक्वल्स टू V प्लस IR। जैसे ही हटा करंट कितनी हो गई? 0। करंट 0 होने का मतलब E इक्वल टू V प्लस 0, यानी E इक्वल टू V। अब जैसे ही वोल्ट मीटर हटाएगा, टर्मिनल वोल्टेज फिर से ईएमएफ के बराबर हो जाएगी, 12 वोल्ट हो गई। लेकिन जैसे ही वो नापेगा फिर करंट फ्लो होने लगेगी, फिर से वो क्या वोल्ट मीटर नाप पाएगा? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। याद रखो कि कोई भी वोल्ट मीटर सेल का ईएमएफ मेजर नहीं कर सकता। वोल्ट मीटर क्या नापेगा? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई ए वोल्ट मीटर कैन नेवर मेजर एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ईएमएफ। वोल्ट मीटर कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू क्यों नहीं बता पाता? सोल्यूशन क्या लिखोगे आप लोग कि जैसे ही हम वोल्ट मीटर को सेल से कनेक्ट करेंगे, सेल की वजह से क्या फ्लो होने लग गया? करंट। और अगर करंट फ्लो होने लग गई तो देयर विल बी सेपरेट वैल्यूज ऑफ ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्ट मीटर विल मेजर द वैल्यू ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस दैट विल नॉट इक्वल टू ईएमएफ। तो वोल्ट मीटर कभी भी ईएमएफ को मेजर नहीं कर सकता। अब ये प्रॉब्लम होगी कि हम किसी सेल का ईएमएफ कैसे कंपेयर करें, सॉरी कैसे पता करेंगे। तो उसके लिए मुझे कुछ ऐसा चाहिए होगा कि मैं कोई ऐसी डिवाइस बनाऊं जो इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस तो निकाले, लेकिन इस सेल की वजह से कोई करंट प्रोड्यूस नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कोई भी चीज जब मेजर करोगे आप तो वो क्या बताएगी? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बताएगी। और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के बराबर कब होगा? जब कोई करंट पास ना हो रही। यानी कोई ऐसी डिवाइस निकालो, कोई ऐसी डिवाइस बनाओ जिसको कनेक्ट करने के बाद भी इस सेल की वजह से कोई करंट पास ना हो। फिर से कोई ऐसी डिवाइस बनानी है जिसको कनेक्ट करने के बाद भी सेल की वजह से कोई करंट पास ना हो। तो बच्चों हमने एक डिवाइस बनाई और उसका नाम रखा मीटर ब्रिज, सॉरी पोटेंशियोमीटर। अब समझो पोटेंशियोमीटर क्या होता है, ध्यान सुनना।
सबसे पहले बता रहा हूँ पोटेंशियोमीटर होता क्या है और ये वर्क कैसे करता है, कॉन्सेप्ट को समझना। तो पोटेंशियोमीटर में हम लेते हैं एक बहुत बड़ा सा लंबा सा एक वायर विद हाई रेजिस्टेंस। द रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर शुड बी हाई रेजिस्टेंस एक लिए वायर। जनरली इसकी जो लेंथ है वो 5 मीटर से लेके 12 मीटर के बीच होती है। इस वायर के अक्रॉस हम लगा देते हैं, हम जोड़ देते हैं एक हाई वोल्टेज बैटरी, एक हाई वोल्टेज बैटरी जोड़ दी मैंने। मान लो इसका वोल्टेज है 12 वोल्ट। कितना वोल्ट है? 12 वोल्ट। 12 वोल्ट की बैटरी है। अगर ये 12 वोल्ट की बैटरी है तो इसका एक टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैं 0 मान लूं, जैसे नेगेटिव है, लो पोटेंशियल होता है। लो पोटेंशियल मतलब मैंने यहाँ का पोटेंशियल 0 मान लिया, तो यहाँ का कितना हो जाएगा? 12। 12 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों टर्मिनल्स का। तो एक टर्मिनल का वोल्टेज 12 मान लिया और दूसरे का मान लिया 0। ठीक। अगर ये 12 है तो बेटा आगे बढ़ेंगे जैसे जैसे वायर पे, ये पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा। पोटेंशियल क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। मैंने कहा कि मान लो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, यहाँ पे हो गया 4, 3, 2, 1, 0। ये पोटेंशियल ऐसे डिक्रीज हो रहा है। yes, कुछ करा नहीं है हमने खाली एक वायर से एक बैटरी जोड़ दी है। अब मैंने वो सेल लिया, ये वो सेल है जिसका ईएमएफ हमें निकालना है। ये वो सेल है जिसका ईएमएफ हमें निकालना है। ये जो छोटा सा मैंने जिगजैग बनाया है, ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ठीक है, ध्यान सुनना। मैंने क्या किया, मैंने इस पॉजिटिव टर्मिनल यानी हाई पोटेंशियल वाले पॉइंट को जहां उधर से जोड़ दिया जिधर से बैटरी का हाई पोटेंशियल जुड़ा हुआ था, ऐसे जोड़ दिया। सही। दोनों के पॉजिटिव एक ही जगह पे जोड़ दिया है। और जो दूसरा सिरा है उसके साथ मैंने जोड़ दिया एक गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर इसलिए कि पता कर लेगा गैल्वेनोमीटर कि ये सेल की वजह से करंट फ्लो हो रही है या नहीं। मैंने बेसिक प्रॉब्लम पहले ही बता दी है, सेल की वजह से कोई करंट प्रोड्यूस नहीं होनी चाहिए, तभी V और E बराबर होंगे। V और E बराबर कब होते हैं? जब सेल की वजह से कोई करंट पास ना हो रही हो। तो हमें कुछ ऐसा करना है कि सेल की वजह से कोई करंट पास ना हो रही हो, इसलिए चेक करने के लिए क्या लगा दिया है? गैल्वेनोमीटर। खैर, आप सुनना आगे। गैल्वेनोमीटर लगाने के बाद मान लो मैंने यहां पे टच कराया, क्या इस सेल का कुछ ईएमएफ रहा होगा? कुछ तो रहा होगा। अभी के लिए समझने के लिए मैं आपको बता दे रहा हूं, इसका ईएमएफ 2 वोल्ट है। कितने वोल्ट है? 2 वोल्ट। 2 वोल्ट ईएमएफ। खैर, तुमने यहां टच कर दिया। यस सर। क्या इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है? yes. इस पॉइंट का है 12 और इस पॉइंट का है 6, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 12 माइनस 6 वोल्ट। 6 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हो गया इन दोनों पॉइंट्स का। अब मैं इस सर्किट से मुझे कोई मतलब नहीं है, इसको मैं 1 मिनट के लिए हटा दे रहा हूं। ऐसा डायग्राम है मेरे पास। इस वायर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 6 वोल्ट। इसमें से हाई पोटेंशियल पे कौन है? ये H हाई पोटेंशियल है और ये लो पोटेंशियल। ध्यान दो बेटा, वायर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? वायर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 6 वोल्ट। सेल का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? ये कितना है? 2 वोल्ट। किसी भी पोटेंशियल डिफरेंस को जब आप एक क्लोज सर्किट में कनेक्ट कर देते हो तो वो जो पोटेंशियल डिफरेंस है एक करंट फ्लो कराने लगता है। किधर से किधर? पॉजिटिव यानी हाई से लो की तरफ। तो ये जो वायर का पोटेंशियल डिफरेंस है ये भी करंट प्रोड्यूस कराने की कोशिश करेगा, और जो सेल का पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी करंट प्रोड्यूस कराने की कोशिश करेगा। वायर का पोटेंशियल डिफरेंस किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा? देखो ये हाई है, हाई से लो ऊपर की तरफ, हाई से लो। ये करंट आई कौन प्रोड्यूस कराएगा? वायर। वायर का पोटेंशियल डिफरेंस कौन प्रोड्यूस कराने की कोशिश करेगा? वायर का पोटेंशियल डिफरेंस। और ये जो सेल है, सेल का पॉजिटिव ये है, सेल किधर प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा? नीचे की तरफ, इस तरफ।
ये करंट कौन प्रोड्यूस कराने की कोशिश करेगा? सेल। कौन ज्यादा ताकतवर है, वायर का पोटेंशियल डिफरेंस या सेल का पोटेंशियल डिफरेंस? वायर का। तो आप देखोगे कि एक अल्टीमेटली एक करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होने लगेगी, गैल्वेनोमीटर से करंट प्रोड्यूस होगी नीचे की तरफ। ठीक है, अब मैं पूरे वायर को ध्यान बना लेता हूं। यहाँ का पोटेंशियल 0 था और ये एक सेल जुड़ा हुआ था पहले से। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इधर टच करा, एक करंट ऊपर की तरफ ऐसे करके फ्लो हुई। अब की बार मैंने क्या करा, इस कर्सर को उठाया और उठाने के बाद मैंने यहां पे टच कराया। अब बताओ वायर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 1 वोल्ट। तो ये वायर किस डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस कराना चाहेगा? वही, ये हाई है, हाई से निकलेगी करंट और लो की तरफ आएगी। वायर इधर प्रोड्यूस कराना चाहेगा, कितनी ताकत लगाएगा? 1 वोल्ट। सेल कितनी ताकत लगा के प्रोड्यूस कराएगा? नीचे की तरफ ही 2 वोल्ट। कौन जीतेगा? सेल। अब की बार सेल जीत जाएगा। तो अब की बार करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगी? करंट फ्लो होगी इस तरफ, नीचे की तरफ ऐसे, और ऐसे घूम के आएगी। गैल्वेनोमीटर से करंट ऊपर की तरफ फ्लो होगी, करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, पलट जाएगी। पहले गैल्वेनोमीटर में करंट नीचे जा रही थी, अब करंट ऊपर जा रही है, पलट गई। अब मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे टच करा, यहाँ बीच में। तो बताओ वायर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना? किधर करंट प्रोड्यूस कराना चाहेगा? इधर से ऊपर की तरफ। सेल का पोटेंशियल डिफरेंस कितना? 2। किधर करंट प्रोड्यूस कराना चाहेगा? नीचे की तरफ। दोनों बराबर ताकत लगा रहे हैं, तो यानी कोई भी करंट प्रोड्यूस नहीं होगी। कोई भी करंट प्रोड्यूस नहीं होगी। इस सिचुएशन में क्या मैं ये कह सकता हूं कि वायर का पोटेंशियल डिफरेंस और सेल का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है? यस सर, कह सकते हैं। yes, तो मैंने एक लाइन लिख रहा हूं यहां पर, क्या कि पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वायर इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल। पहली बात। दूसरी बात, क्या सेल की वजह से कोई करंट प्रोड्यूस हो रही है? नो सर, नहीं। और जब करंट प्रोड्यूस नहीं होती है तो सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वही ईएमएफ होता है। तो क्या मैं इस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल की जगह ईएमएफ ऑफ सेल लिख सकता हूं? तो ईएमएफ ऑफ सेल किसके बराबर हो गया? वायर की पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर। तो ये होता है मेन इसका कॉन्सेप्ट। इस डिवाइस में हम ईएमएफ निकालने में क्यों सक्सेसफुल हो गए? क्योंकि सेल की वजह से कोई करंट ही प्रोड्यूस नहीं हो रही, न्यूट्रल पॉइंट पे बेस्ड है। ये डिवाइस किस पर बेस्ड है? न्यूट्रल पॉइंट। इस डिवाइस में सेल की वजह से कोई करंट प्रोड्यूस नहीं होती है, इसलिए वोल्टेज और ईएमएफ बराबर होते हैं। टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ बराबर होते हैं और हम वो ईएमएफ को निकाल सकते हैं। लेकिन निकालेंगे कब? जब अगर वायर का पोटेंशियल डिफरेंस पता होगा तभी तो निकाल सकते हो। क्या बताओ? वायर का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ तभी निकाल सकते हैं। अब मान लो कि आपके पास एक बैटरी है 10 वोल्ट की, 10 वोल्ट की बैटरी है और 5 मीटर लंबा वायर है। ये वायर कितने मीटर लंबा है? 5 मीटर लेंथी वायर है। और न्यूट्रल पॉइंट आया मेरा, ये पॉइंट ए है, ए, और ये सेल लगा हुआ है और ये गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। न्यूट्रल पॉइंट यहाँ आया 3 मीटर पे। कितने मीटर पे आया? 3 मीटर पे न्यूट्रल पॉइंट आया। यानी मुझे किस लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस पता होना चाहिए? 3 मीटर। पता कितनी लेंथ का है? 5 मीटर। तो 5 मीटर का पोटेंशियल डिफरेंस पता है, 3 मीटर का निकालना है। अगर ये वायर में पोटेंशियल डिफरेंस यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रहा हो, कैसा? यूनिफॉर्मली, तो हम हिसाब लगा सकते हैं। जैसे रस्सी खरीदने बाजार में गए और तुम्हें पता है कि रस्सी हर जगह सेम कॉस्ट की है, तो 1 मीटर का कॉस्ट आप आसानी से निकाल लोगे। उसकी मल्टीप्लाई करके 10 मीटर का भी निकाल सकते हो, 15 मीटर का भी निकाल सकते हो। यानी हमें 1 मीटर का कॉस्ट अगर पता चल जाए और रस्सी यूनिफॉर्म हो तो हम 4 मीटर का भी निकाल सकते हैं, 8 मीटर का भी। लेकिन अगर मान लो तुम सोने का तार खरीदने बाजार गए, आएगा सोने का तार, और भैया वो सोने का तार ऐसा है कि उसकी थिकनेस लगातार बढ़ती चली जा रही है, थिकनेस लगातार बढ़ती चली जा रही है, और वो तुमसे कह दे, क्या सुना रही है, कह सकता है कि 1 सेंटीमीटर वायर इतने रुपए का है?
नहीं कर सकते, क्योंकि फिर तुम 1 सेंटीमीटर यहाँ से मांगना चाहोगे, इधर से 2 1 सेंटीमीटर, पीछे का वायर खाली होगा। बात समझ में आ रही है? तो वायर सबसे पहली बात तो कैसा होना चाहिए? यूनिफॉर्म। उसकी कॉस्ट कैसी होनी चाहिए? यूनिफॉर्म। तब हम लेंथ के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। यही इसका बेसिक है। क्या बेसिक है? कि इस वायर का पोटेंशियल डिफरेंस यूनिफॉर्म रहना चाहिए। वायर का पोटेंशियल डिफरेंस यूनिफॉर्म रहना चाहिए। इस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा रहना चाहिए? यूनिफॉर्म। इस वायर का मटेरियल कैसा रहना चाहिए? यूनिफॉर्म। समझ में आ गई? अब मान लो ये यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाला वायर होता, तो अब हम मैथमेटिकली इसमें निकाल सकते थे। कैसे? सिंस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 5 मीटर इक्वल्स टू 10 वोल्ट, 5 मीटर का पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट, तो हेंस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 मीटर 10/5 वोल्ट पर मीटर, यानी कि 2 वोल्ट पर मीटर। ये 1 मीटर का निकल आया। अब जितने मीटर का चाहिए उतने मीटर का निकाल सकते हो आप। 1 मीटर का पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाए। तो बेटा इसको हम लोग 1 मीटर का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट के, लिखते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट के। और के की वैल्यू कैसे निकाली मैंने? टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द वायर अपॉन टोटल लेंथ ऑफ द वायर। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना था? 10 था, और टोटल लेंथ कितनी थी? 5 थी। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन टोटल लेंथ ऑफ द वायर। इससे क्या निकाल लेंगे? पोटेंशियल ग्रेडियंट। और जब पोटेंशियल ग्रेडियंट मिल गया तो जितनी लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए उतनी लेंथ से मल्टीप्लाई करो। बात समझ में आई? नहीं आई? जितनी लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए उतनी लेंथ से क्या कर देंगे आप? मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर से एक बार देख लो, ध्यान समझना जरा। ये वायर है, मान लो 10 मीटर लेंथ दी, एंड दिस वोल्टेज इज 20 वोल्ट, और आपका न्यूट्रल पॉइंट आ रहा है 2.5 मीटर पे। तो सबसे पहले मुझे बताओ इस वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा? पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ दिस वायर 2 आगे यूनिट वोल्ट पर मीटर। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट आपने निकाल लिया कि क्या? 2 वोल्ट पर मीटर। अब इसके बाद 2.5 मीटर का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो समझ में आ गई कहानी? अच्छा, अब जब तुम जाके खड़े होगे लैब में, कहाँ पे? लैब में, तो आपको इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस भी पता नहीं होगा। एक वोल्टेज बैटरी लगा दी, मान लो ये बैटरी तुमने 5 वोल्ट की लगा दी। बैटरी कितने वोल्ट की लगा दी? 5। तो मुझे बताओ इस वायर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना मानोगे आप लैब में? प्रैक्टिकली 5 वोल्ट मान सकते हो क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि लैब में जब इस बैटरी को वायर से कनेक्ट करोगे तो इस वायर का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, इस वायर का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो ये भी कुछ पोटेंशियल ड्रॉप करेगा, ये वायर भी कुछ पोटेंशियल ड्रॉप करेगा। तो हमें इस A से O तक के वायर का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट हम नहीं कर पाए। तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं? मैंने कहा मान लो इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है। क्या कर लिया? V। इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है मान लो। और बेटा ये लेंथ मैंने मान ली L है। लेंथ क्या मान ली? L। अब आपको एक सेल दिया, 2 सेल दिए मैंने, और कहा इनके EMF को कंपेयर करिए। देखना ध्यान से, ये पहला सेल और ये दूसरा सेल। इसका EMF है मान लो E1, इसका EMF है E2। आपको लैब में क्या करना होगा? इन दोनों के EMF को कंपेयर करना है हमें। ध्यान देना, क्या करना है आपको? दोनों के EMF को कंपेयर करना है। कैसे करेंगे बताओ? कोई है कैलकुलेशन आपके माइंड में? देखो मैं बताता हूँ, मैं बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझना। ये वायर सबसे पहले इस सेल EM1 के पॉजिटिव को यहाँ टच करिए। यस सर। और नेगेटिव से टच कर लो गैल्वेनोमीटर, और इस कर्सर को अलग अलग जगह पे टच करते हुए न्यूट्रल पॉइंट ढूंढने की कोशिश करिए।
न्यूट्रल पॉइंट कहाँ आता है। मान लो ये न्यूट्रल पॉइंट L1 लेंथ पर आ रहा है, कितनी लेंथ पर? L1 लेंथ। तो इसका क्या मतलब हुआ कि पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ L1 लेंथ इक्वल्स टू E1। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ E1 इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ L1। बोलो बात सही है? सही। इस वायर का कुछ तो पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा, यस सर, कुछ तो होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी? टोटल पोटेंशियल अपॉन टोटल लेंथ। मैंने कहा वो पोटेंशियल ग्रेडियंट मान लो K है, K है, तो L1 लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? K L1 K। इसमें से L1 की वैल्यू हम मेजर कर सकते हैं, क्योंकि इस वायर के नीचे स्केल लगा होता है, स्केल की हेल्प से हम L1 की वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। K की वैल्यू हमें नहीं पता है। खैर, अब आपने क्या करना है, इस पहले वाले सेल को हटा दो और इसकी जगह सेकंड वाले सेल को सर्किट में ले आओ। अब फिर से इसका न्यूट्रल पॉइंट सर्च करो, कहीं ना कहीं तो आएगा। मान लो अब की बार न्यूट्रल पॉइंट आ गया L2 लेंथ पे। किस लेंथ पे? L2 लेंथ। मुझे बताइए, क्या इस वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट चेंज करा है आपने? नहीं। पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे कौन मेंटेन करता है? ये पोटेंशियल डिफरेंस और ये लेंथ। ना तो इस बैटरी को छुआ है, ना इस लेंथ को छुआ है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट तो पहले वाला ही है। क्या बदल गई? L2। तो अब बताइए E2 किसके बराबर होगा? हाँ, K L2। E1 किसके बराबर था? अगर मैं दोनों की डिवाइड कर दूं तो E1 अपॉन E2 किसके बराबर हो जाएगा? L1 अपॉन L2। क्या L1 पता है? मीजर कर लेंगे, L2 को भी मीजर कर लेंगे, तो इस अकॉर्डिंग वी कैन फाइंड द रेशियो ऑफ दीज टू सेल्स। क्लियर? इन दोनों का ईएमएफ मिल जाएगा। और अगर किसी एक सेल का ईएमएफ पता हो तो दूसरे सेल का ईएमएफ निकाल सकते हैं आप। L1 पता है, L2 पता है, कोई सा एक ईएमएफ पता हो तो दूसरा ईएमएफ निकाल सकते हैं। तो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस पोटेंशियोमीटर? सुन लेना, इस पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हम किसी सेल का ईएमएफ मेजर कर सकते हैं। शर्त क्या है कि एक और सेल पता हो जिसका ईएमएफ हमें पता हो। दो सेल होने चाहिए, एक का ईएमएफ पता हो तो एक का ईएमएफ हम निकाल सकते हैं। दो सेल्स के ईएमएफ का रेशो भी निकाल सकते हैं। दो सेल्स के ईएमएफ का रेशो भी निकाल सकते हैं। मेन कॉन्सेप्ट ध्यान रखो, अगर किसी भी सेल का ईएमएफ निकालना है तो वो किसके बराबर होगा? K इंटू L, या पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ लेंथ ऑफ द वायर अक्रॉस विच वी आर गेटिंग न्यूट्रल पॉइंट। पुस्तक का पहली बात। दूसरी चीज समझिए, जब हम लैब में प्रैक्टिकल करते हैं तो बेटा क्या ये पॉसिबल है कि 10 मीटर लंबा वायर लिया जाए सीधा, है ना? टेबल कितनी बड़ी हो जाएगी फिर वो 10 मीटर लंबी टेबल बन जाएगी। 10 मीटर लंबी टेबल का मतलब ये है कि बच्चा एक एंड से मूव करते हुए शुरू करेगा और आखिरी रूम तक पूरे रूम में घूमता रहेगा। क्या मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, सही? और कॉस्ट बढ़ जाएगी डिवाइस की, उतनी ज़्यादा लगने लगेगी। तो जब हम लैब में काम करते हैं तो हम एक चौड़ा सा बोर्ड ले लेते हैं, ऐसा। बहुत ध्यान सुनना, क्या ले लिया? चौड़ा सा एक बोर्ड। इस चौड़े बोर्ड में एक मीटर के स्ट्रेट वायर्स को हम बांध देते हैं ऐसे। ये हर एक वायर की लेंथ कितनी होगी? 1 मीटर। मैंने कितने वायर्स? 4 वायर्स में लगा रहा हूँ। ये 4 वायर्स मैंने लगा दिए इसमें। अब इन चारों वायर्स को क्या करना है, ध्यान से देखना। इनको कॉपर की स्ट्रिप्स, एक कॉपर की स्ट्रिप यहाँ ठोक दी ऊपर से इसकी, एक कॉपर की स्ट्रिप यहाँ लगा दी ऊपर से इसकी, एक कॉपर की स्ट्रिप यहाँ लगा दी। अब अगर इन दोनों सिरों को पकड़ के खींचोगे तो क्या ये स्ट्रेट वायर नहीं बन जाएगा? ये पूरा एक स्ट्रेट वायर बन गया। दिस विल वर्क एज अ स्ट्रेट वायर कुड वर्क। तो क्या इन स्ट्रिप्स का भी लेंथ मेजर करना है आपको? नहीं, ध्यान रखना, बिकॉज दीज आर द कॉपर मटेरियल स्ट्रिप्स। तो कॉपर का रेजिस्टेंस ऑलरेडी कम होता है, और दूसरी बात हमने इसका एरिया बढ़ा दिया है जिसकी वजह से इसका रेजिस्टेंस और कम हो गया है। तो हम इन कॉपर स्ट्रिप्स के रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल मान लेते हैं।
समझ में आ गई? Yes, sir. तो दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी। बताओ ए से बी तक की टोटल लेंथ कितनी है? ए से बी तक की टोटल लेंथ कितनी है? बोलो। 4 मीटर। ए से बी तक की टोटल लेंथ 4 मीटर। अब क्या करना है आपने? ए से एक वायर लेना, इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से टच कर देना, और दूसरा किधर से टच करना होता है? ठीक है, अब ध्यान सुन लेना। ये मान लो तुमने एक की लगा ली, की लगा के नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। जैसे ये कनेक्ट करोगे, इस सर्किट से करंट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। इस सर्किट से बेटा ये जो करंट होती है ना, कई बार होता क्या है कि जब हम कनेक्शन करते हैं तो लूज रह जाते हैं कनेक्शन, तो ये करंट पता ही नहीं चलता फ्लो हो भी रही है या नहीं हो रही। तो हम पता करने के लिए कि सारे कनेक्शन वेल मेंटेन्ड है या नहीं, हमने एक एमीटर और जोड़ दिया साइड से। अगर इस एमीटर की नीडल में डिफ्लेक्शन आ जाए, इसका मतलब आपके सर्किट सारे कनेक्टेड हैं। तो हर एक चीज का मीनिंग समझते हुए चलिए। ये की क्यों लगाई है? कि जब चाहे तब आप सर्किट को ऑफ कर सको। एमीटर क्यों लगाया है? चेक करने के लिए कि मेन सर्किट चालू है या नहीं, इसको मेन सर्किट बोलते हैं। तीसरी बात, अगर आपने ऐसा लगा लिया तो क्या आप कभी भी के की वैल्यू चेंज कर पाओगे? के क्या होता है? टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन टोटल लेंथ। लेंथ तो बदलने से रही इसकी, और पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रही है ये बैटरी। इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस भी आप चेंज नहीं कर सकते। ये 5 वोल्ट की मिल गई तो 5 ही वोल्ट रहेगा। तो हम कभी भी के की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हमें एक्सपेरिमेंट करते समय के की वैल्यू बदलनी पड़ती है, जिससे कि हमारे न्यूट्रल पॉइंट अलग अलग जगहों पर आ सकें। Yes, sir. जैसे ध्यान सुनना, मान लो कोई सेल तुमने लिया 20 वोल्ट का सेल, कितने वोल्ट का? और के की वैल्यू मान लो 5 है। सुन लेना, सेल का ईएमएफ कितना है? 20 वोल्ट, और के की वैल्यू कितनी है? 5 है। तो न्यूट्रल पॉइंट कितनी लेंथ पर मिलेगा? 4 मीटर पे मिलेगा। न्यूट्रल पॉइंट कितनी लेंथ पे मिलेगा? 4 मीटर। 4 मीटर पे। जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, ध्यान सुनना, तो क्लास 11वीं में एक टॉपिक पढ़ा था हमने, एरर एनालिसिस। उसमें पढ़ा था कि जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, उस एक्सपेरिमेंट में मिस्टेक्स होने के चांसेस रहते हैं। Yes, sir. तो जरूरी नहीं है कि आप एग्जैक्टली 4 मीटर ही आंसर निकाल लो। हो सकता है 1 mm देखने में आगे पीछे हो जाए, तो एरर होने के भी चांसेस होंगे। हो सकता है बहुत देर से सर्किट जुड़ा हुआ है, वायर हीट हो गया हो, हीट होने से वायर का रेजिस्टेंस बदल जाता है, Yes, sir. तो एरर होने के चांसेस भी रहते हैं। तो हम एक से ज़्यादा बार एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेरे साथ ये मजबूरी बन गई है कि अगर सेल 20 वोल्ट का है तो हर बार न्यूट्रल पॉइंट 4 मीटर पे ही आएगा। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट 5 है। अगर ये पोटेंशियल ग्रेडियंट मैं 4 कर सकूं तो 5 मीटर पे आने लगेगी। यानी लैब में अलग अलग जगहों पे रिपीटेड रीडिंग लेने के लिए हमें इस पोटेंशियल ग्रेडियंट को चेंज करना पड़ता है। तो बेटा इसको चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसके रास्ते में एक रियोस्टेट लगा देते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस रियोस्टेट लगा देते हैं। ये रियोस्टेट क्या करेगा? जब इसको आगे पीछे करोगे तो रेजिस्टेंस चेंज होगा, इस सर्किट का रेजिस्टेंस चेंज होगा, तो क्या होगा? करंट चेंज होगी। क्या चेंज होगी? करंट चेंज होगी, तो इस वायर का पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज होगा। पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा तो पोटेंशियल ग्रेडियंट चेंज होगा, तब हम रिपीटेड रीडिंग्स ले सकते हैं। तो हर एक का रीजन समझ में आ गया। ये सेल क्या कर रहा है? ये मेन सेल है, इसको ड्राइवर सेल बोलते हैं। मेन सेल, ड्राइवर सेल। ये रियोस्टेट किस लिए लगा हुआ है? पोटेंशियल ग्रेडियंट को चेंज करने के लिए। की क्यों लगी हुई है? ज्यादा देर तक करंट प्रोड्यूस होने से वायर हीट हो सकता है, उसको जल्दी जल्दी ऑफ करने के लिए। एमीटर क्यों लगा है? सर्किट की कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए, सर्किट हमारा कंटिन्यू सर्किट है या नहीं। तो यहाँ तक बना लेना है। इसके बाद आपको 2 सेल्स मिलेंगे। कितने? 2, जिनके ईएमएफ को आपको कंपेयर करना होगा। 2 सेल्स के ईएमएफ को कंपेयर करना होगा। ध्यान सुनना, तो पहला सेल ये रहा, ये पहला सेल है, और दूसरा सेल ये रहा, ये दूसरा सेल।
अभी मैंने बताया था आपको दो सेल कैसे कनेक्ट करते हैं। पहले इसका टर्मिनल जोड़ लो, गैल्वेनोमीटर से कनेक्शन जोड़ लो और फिर वो छुटा देना, फिर उसको जोड़ लेना। लैब में ऐसा नहीं करते, बार बार टर्मिनल्स को खोलना बंद करना हमें पसंद नहीं है। हम स्टैंडर्ड फॉर्म में काम करना चाहते हैं। तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में काम करने के लिए ना तुम्हें एक ऐसी की मिलेगी जिसको हम लोग बोलते हैं टू वे की समझ लो कैसे बनती है। वो ऐसी होगी, एक पतली सी स्ट्रिप होगी प्लास्टिक की, और इस स्ट्रिप में दो कॉपर के ऐसे, ये कॉपर की एक पत्ती चिपकी हुई होगी यहाँ पे, ये कॉपर का बना होगा। फिर एक बीच में ऐसी एक पत्ती होगी, ये भी किसकी बनी हुई है? कॉपर की। फिर एक इधर कॉपर की स्ट्रिप होगी ऐसे। क्या ये तीनों स्ट्रिप कनेक्टेड है आपस में? बीच में गैपिंग है। यहाँ पर एक बोल्ट लगा हुआ होगा, एक बोल्ट यहाँ लगा होगा, एक बोल्ट यहाँ लगा होगा, जहाँ पे आप तार कस सकते हो लगा वायर बोल्ट में कस सकते हो। तो करना क्या है, इस एक निगेटिव को यहाँ टाइट कर देना बोल्ट से, इस एक निगेटिव को यहाँ से टाइट कर देना बोल्ट से, और ये दोनों पॉजिटिव को ए पॉइंट से टच कर देना, यहाँ से टच कर दिया, और इसके बीच वाले से गैल्वेनोमीटर का एक तार टच कर देना और दूसरा वायर फ्री छोड़ देना। अब जरा मुझे बताओ, क्या ये पहला सेल गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है? ये तार गया 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 यहाँ तक आ गई करंट, यहाँ पे ब्रेक हो गया। ये गैल्वेनोमीटर से टच नहीं है। क्या ये दूसरा वाला टच है? दूसरे वाले टच वायर टच है क्या? देख लो ध्यान से। ये पहला वाला जो है वो यहाँ तक गया, और उसके बाद देखो गैल्वेनोमीटर और इसके बीच में गैपिंग है, कनेक्टेड नहीं है। दूसरा वाला सेल जो था वो भी गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड नहीं है। तो तुम्हें ना एक येलो कलर की एक नॉब मिलेगी, वो नॉब को आप इन दोनों इस गैप में फंसा सकते हो या इस गैप में फंसा सकते हो। तो जब एक बार नॉब को इसमें फंसा देना तो ये बढ़ जाएगा, दोनों ऊपर नॉब लग जाएगी। अब बताओ मुझे कौन सा सेल इस गैल्वेनोमीटर के साथ टच में आ गया? नीचे वाला। और जब इस पिन को निकाल लोगे आप और इस वाले में कनेक्ट कर देना तो ये गैल्वेनोमीटर वाली लाइन के साथ ये वाले सेकंड वाला सेल टच में आ गया। तो अगर सेल को बदलना है तो बार बार टर्मिनल्स को ओपन नहीं करना है, खाली नॉब निकाल के एक से दूसरे में लगा देनी है, एक से नॉब निकाल के दूसरे में लगा देनी है। ठीक है, तो दोनों सेल कनेक्ट हो जाएंगे पैरेलल में, दोनों सेल्स माने जाएंगे किसमें? पैरेलल में। खैर तुम्हें नहीं करना ये काम। मैंने कहा मान लो सबसे पहले ये वाली की मैंने नॉब ऑन कर दिया, ये स्विच को भी ऑन कर दिया, ये सर्किट चालू हो गया। यस सर, सर्किट चालू हो गया। मुझे किसी की कोई वैल्यू नहीं पता, इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं पता, ये जो वायर है इसका वायर का रेजिस्टेंस मुझे नहीं पता, तो मुझे इस वायर के पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू भी नहीं पता। मैंने मान लिया कि वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट के है, इस मेन वायर का पोटेंशियल डिफरेंस के मान लिया मैंने, और इस कर्सर को जगह जगह सबसे पहले यहाँ टच कराया, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। मान लो कि यहाँ पे जाके मुझे क्या मिल गया? न्यूट्रल पॉइंट। तो ये लेंथ तो मैं मेजर कर सकता हूँ, स्केल लगा होगा नीचे। कहाँ से मेजर करनी होती है लेंथ? ये ध्यान रखना, हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से, पोटेंशियल पॉजिटिव से घंटा शुरू होता है। तो कितनी लेंथ नापोगे? यहाँ से पूरी यहाँ तक 1 मीटर है, और फिर कौन सी लेंथ नापोगे? इधर से यहाँ तक। समझ में आई बात? कौन सी लेंथ मेजर करनी है तुम्हें? ये यहाँ से चलोगे 1 मीटर, और फिर नीचे आके ये मान लो 0.7 मीटर है, तो टोटल कितनी लेंथ पे न्यूट्रल पॉइंट आया? 1.7। सही। मैंने कहा ये लेंथ मान लो L1 है, कितनी लेंथ पे न्यूट्रल पॉइंट मिला? L1 है। तो बताइए E1 किसके बराबर हो गया? ये सेल का EMF E1 के L1। सही। उसके बाद इस की को ऑफ कर देना, अब इधर लगा देना, तो E2 कितना हो जाएगा? आपकी बार मान लो न्यूट्रल पॉइंट तो भी यहीं पे मिल गई, ये लेंथ है L2, तो E2 किसके बराबर हो गया? K। बस समझ में आ रही? दोनों को क्या कर देंगे? डिवाइड। तो E1 अपॉन E2 कितना आ जाएगा? L1 अपॉन L2।
मान लो ये लेंथ तुम्हारी जो निकली पहली वाली वो निकली 2 मीटर और दूसरी वाली निकली 3 मीटर, तो रेशो कितना आ गया 2/3। कितना आ गया 2/3। क्या ये आंसर फाइनली 100% सही होगा? नहीं, थोड़ा सा एरर भी हो सकता है इसमें। तो फिर क्या करना है आपको? फिर आपको करना ये है, इस रियोस्टेट को हल्का सा मूव कर देना। रियोस्टेट को हल्का सा मूव कर देना। मूव करने के बाद फिर से इसी में लगाना। तो E1 में न्यूट्रल लेंथ चेंज हो जाएगी। अब तो मान लो वो आ गई KL1 डैश। अब उसी रियोस्टेट पे इसको निकाल के किस पे लगा देना? दूसरे पे। तो K तो वही रहेगा, K तो वही रहेगा। तो E2 कितना आ गया? KL2 डैश। फिर डिवाइड कर देना, तो कैसे K कैंसिल और E1 अपॉन E2 की एक और वैल्यू आ जाएगी L1 डैश अपॉन। अब देखना ही है कि सॉल्व करने के बाद जैसे ये वैल्यू आ रही थी 0.67, ये वैल्यू भी लगभग इतनी आनी चाहिए 0.69 अप्रोक्सीमेट में। दोनों आंसर्स सेम होंगे अगर आप प्रैक्टिकल सही से कर रहे हैं तो। क्लियर? तो ये था हमारा किसका? पोटेंशियोमीटर का पूरा कॉन्सेप्ट। ये हमारे पास एक केस है। इस केस में जो वायर है ना AB, इस AB वायर का रेजिस्टेंस हमें दे रखा है। मान लो, तो मैं यहाँ पे चीज़ें लिख दे रहा हूँ। रेजिस्टेंस ऑफ AB दे रखा है 5 ओम। रेजिस्टेंस ऑफ AB यहाँ से A से लेके B तक का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है? 5 ओम। लेंथ ऑफ AB दे रखा है 10 मीटर लेंथ ऑफ AB 10 मीटर। और E की वैल्यू तुमसे पूछी गई है। बहुत सिंपल, सबसे सिंपल फॉर्मेट है ये क्वेश्चन है। क्या क्या दे रखा है? रेजिस्टेंस ऑफ AB और लेंथ ऑफ AB गिवन है। इस सेल का EMF पूछा गया है और ये कह रहे हैं कि न्यूट्रल लेंथ आ रही है मान लो 2.5 मीटर। न्यूट्रल लेंथ कितने पे आ रही है? 2.5 मीटर। अब सबसे पहले क्वेश्चन को देखते ही एक चीज समझ में आ गई होगी कि अगर मुझे पोटेंशियल ग्रेडियंट पता चल जाए तो 2.5 से मल्टीप्लाई करके EMF के बराबर हो जाएगा। भैया EMF किसके बराबर होगा? पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2.5 मीटर। और 2.5 मीटर का पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल ग्रेडियंट से निकलेगा। क्वेश्चन को पीछे सॉल्व किया गया। और पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे निकलेगा? जब AB का पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाए। लेंथ तो पता ही है, यानी हमें AB का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। AB का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। अगर ये रेजिस्टेंस नहीं होता ना, ये नहीं होता अगर, तो पूरा ये 20 वोल्ट हो जाता पोटेंशियल डिफरेंस। इस 20 ने, इस 10 ने गड़बड़ कर दिया मामला। आप बताओ AB का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालें? AB अपने आप में एक रेजिस्टेंस ही तो है। AB अपने आप में एक रेजिस्टेंस है। और किसी भी रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं? IR। किसी भी रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं? IR। यानी पहले करंट निकालोगे। अब पूरी चेन समझो। K निकालना था, K के लिए V निकालना था, V के लिए I निकालना पड़ेगा। सबसे पहले करंट निकालना है, इस मेन सर्किट की करंट। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल EMF इस सर्किट का कितना है? 20 वोल्ट। और इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना है? वायर का है 5 और ये है 10, तो 15। ये क्या निकल आया? अब जब I निकल आया तो AB का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे। VAB, I रेजिस्टेंस AB, IR से। I माने 20/15। रेजिस्टेंस ऑफ AB 5 3 जा, तो आ गया 6.67 वोल्ट। खाली वोल्ट, वोल्टेज है ना, वोल्ट। तो भैया पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बता दो। पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना आ जाएगा? K कितना आ जाएगा? 6.67। हाँ, K कितना आ जाएगा? V अपॉन लेंथ ऑफ AB
बी कितना है 6.67 अपॉन 10, तो 0.67 हो जाएगा ये 0.67, ये पॉइंट इधर लिया है 667 हुआ, एक एलिमिनेट करोगे 0.67 के निकल आया, तो भैया ईएमएफ निकाल लो के 2.5। बोलो हो जाएगा सॉल्व कि नहीं? हो जाएगा। और अगर ये रेजिस्टेंस ना होता तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता 20 और के कितना हो जाता 20/10 2, और तब ईएमएफ कितना हो जाता 2.5 2.5 × 2 यानी 5 वोल्ट। पोटेंशियोमीटर में सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक ये है कि इसमें गैल्वेनोमीटर का यूज होता है, एंड गैल्वेनोमीटर इज अ वेरी सेंसिटिव डिवाइस। थोड़ी सी करंट भी अगर गैल्वेनोमीटर से पास हुई तो सही है, थोड़ी सी भी अगर ज़्यादा करंट पास करा दी तो खराब हो जाएगा। अब सोचो, जब इस कर्सर को बिल्कुल इधर टच करोगे, जब इस कर्सर को बिल्कुल इधर साइड टच करोगे तो करंट किसकी वजह से फ्लो होती है ऊपर वाले सर्किट में? सेल की वजह से। सेल तो छोटा ही सेल होता है तो थोड़ी सी करंट पास होती है तो गैल्वेनोमीटर काम कर जाता है। लेकिन बच्चे नालायकी में क्या करते हैं, बिल्कुल इधर टच करा देते हैं इसको। अब जब इधर टच करा दिया तो करंट किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रही है? इस वायर का पोटेंशियल डिफरेंस, और वायर का पोटेंशियल डिफरेंस लगभग बैटरी के बराबर होगा, और बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है तुमने 4, 5, 6 वोल्ट। तो गैल्वेनोमीटर से ह्यूज करंट पास होती है जिसकी वजह से गैल्वेनोमीटर में गेट डैमेज। तो इसको कन्वर्ट्स में कॉपी में कैसे लिखते हैं कि ड्यूरिंग फाइंडिंग द न्यूट्रल पॉइंट वी टच द गैल्वेनोमीटर या वी टच द जॉकी एट द डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द वायर। During that process, a huge current may pass through the galvanometer, which can damage the galvanometer. तो गैल्वेनोमीटर को महंगी डिवाइस होती है, 700-800 रुपये का एक गैल्वेनोमीटर आता है और 1 सेकंड में फूक जाता है। 2 वोल्ट करंट पास करा दी फूक जाएगा। सर अपने स्कूल में हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं, हम करते क्या है, गान सुनना, इस गैल्वेनोमीटर के साथ एक हाई रेजिस्टेंस लगा देते हैं, बहुत हाई, 1000 ओम, बहुत हाई रेजिस्टेंस लगा दिया। तो रेजिस्टेंस क्या काम करता है? करंट को कम कर देता है। तो जब आप कहते हैं बिल्कुल इधर टच करोगे, ये बहुत थोड़ी सी ही करंट को पास होने देगा, लेकिन थोड़ी सी करंट पे भी गैल्वेनोमीटर ठीक ठाक डिफ्लेक्शन दे देता है, तो तुम्हें डिफ्लेक्शन दिखाई दे जाएगा, गैल्वेनोमीटर नहीं डैमेज होगा। लेकिन जहां पे न्यूट्रल पॉइंट है, यहाँ न्यूट्रल पॉइंट है मान लो, तो न्यूट्रल पॉइंट पे तो कोई करंट पास होती नहीं है, और अगर कोई करंट ही पास नहीं हो रही है तो इस रेजिस्टेंस का होना या ना होना एक बराबर है। तो याद रखो, गैल्वेनोमीटर या सेल के साथ अगर एक हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ दोगे तो वो रेजिस्टेंस न्यूट्रल लेंथ पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, न्यूट्रल लेंथ जहां मिलनी है वहीं मिलेगी, लेकिन गैल्वेनोमीटर सेफली काम करेगा। मतलब सिरे से जोड़ना है। तीसरी बात, अगर एक रेजिस्टेंस को मैं सेल के साथ पैरेलल में जोड़ दूं, यहां जोड़ दिया, अब क्या होगा? तो अब जब तुम न्यूट्रल पॉइंट सर्च करोगे, मान लो यहां पे न्यूट्रल पॉइंट आ गया, यहां पे, ध्यान समझ लेना चीजों को, एक बार फिर से क्रॉस रीड कर लेना वीडियो से। यहां पे न्यूट्रल पॉइंट आ गया, न्यूट्रल पॉइंट का मतलब ये होता है कि इस लाइन से कोई करंट पास नहीं हो रही है, लेकिन सेल जो है वो इस सर्किट से तो करंट पास कराता रहेगा। तो अब बताओ, अब ये जो वायर का लेंथ है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस लेंथ विल इक्वल टू ईएमएफ ऑफ द वायर और टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ द वायर, टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ द वायर, क्योंकि अब ये सेल करंट फ्लो करा रहा है ऊपर से, इधर से नहीं करा रहा है फ्लो, कोई बात नहीं, लेकिन सेल करंट तो फ्लो करा ही रहा है। जैसे ही सेल करंट फ्लो कराना शुरू करता है, टर्मिनल वोल्टेज अलग हो जाती है वैल्यू, ईएमएफ की वैल्यू हो जाती है अलग। तो अब अगर ये वायर है AO, तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ AO किसके बराबर होगा? B के बराबर होगा। और अगर ये सेल हटा दोगे, ये रेजिस्टेंस हटा दोगे, तो किसके बराबर होगा?
बात समझ लेना ध्यान से। तो अब मुझे क्वेश्चन का आंसर दो। जब ये रेजिस्टेंस है और ये सेल, ये की है, अगर मैं इस की को ऑफ कर दूं, एक बार कर दूं ऑफ, तब मान लो न्यूट्रल पॉइंट आई L1 पे। ऑफ करने पे न्यूट्रल लेंथ कितने पे आ रही है? L1। और अगली बार मैंने इसको कर दिया ऑन, इसी को क्या कर दिया? ऑन। और अब न्यूट्रल लेंथ आ रही है L2 पे। तो L1 बड़ा होगा कि L2 बड़ा होगा? L2 बड़ा होगा। L1 बड़ा होगा। क्यों L1 बड़ा होगा? क्योंकि जब इसको ऑफ कर दोगे तो ये मान लो नहीं है, और अगर ये नहीं है तो EMF के बराबर होगा, वो ज़्यादा होता है EMF। और ऑन कर दोगे, अगर क्या कर दोगे? ऑन, तो ये वायर किसको मेंटेन करेगा? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को, वो कम होता है तो वायर की लेंथ कम हो जाएगी। याद रखना, जैसे ही पैरेलल में जोड़ोगे तो न्यूट्रल लेंथ कम हो जाएगी, हटा दोगे बढ़ जाएगी। सीरीज में जोड़ोगे, न्यूट्रल लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गेटिंग द पॉइंट? Yes, sir। फिर से सेल के पैरेलल में रेजिस्टेंस जोड़ दिया, सेल के पैरेलल में रेजिस्टेंस जोड़ दिया तो न्यूट्रल लेंथ पहले से कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी? पहले तो जोड़ दी तो कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। पैरेलल में जोड़ने से कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब इस वायर को टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को ही मैनेज करना है। किसको मैनेज करना है? कम हो जाएगी। हटा दोगे इसको तो बढ़ जाएगी। EMF को कम। सीरीज में जोड़ दोगे रेजिस्टेंस को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो न्यूट्रल लाइन पे कोई फर्क। नहीं पड़ेगा। अब एक क्वेश्चन का और दे दो आंसर सोच समझ के। इस टुकड़े में रेजिस्टेंस जोड़ दें तो क्या होगा? अभी तो बताया तो। अगर इस टुकड़े में रेजिस्टेंस जोड़ दोगे, पूरी प्रोसेस सुन लो, तो इस वायर का पोटेंशियल ड्रॉप कम हो जाएगा, क्योंकि कुछ पोटेंशियल यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा। अगर ये 20 वोल्ट है तो 2 वोल्ट यहाँ चला गया तो 18 ही वोल्ट बचा। तो वायर के लिए V क्या हो गया? डिक्रीज। V डिक्रीज हो गया तो K डिक्रीज हो गया, और K डिक्रीज हो गया तो L इंक्रीज हो जाएगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर कम हो गया तो ज़्यादा लेंथ पर पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होगा। इतने ही क्वेश्चन बोर्ड में बन सकते हैं, पैरेलल वाले को छोड़ के।